हेलो एवरीवन। इस क्लास में भाई हम लोग एचटेट 2023 का मैथ का जो सॉल्यूशन है वो करेंगे। यानी कि जो जनरल स्टडीज में जो मैथ आता है आपका उसका एनालिसिस करेंगे। और ये जो आपका पेपर है ये पीजीटी लेवल का है, यानी कि लेवल 3 का पेपर है आपका। और उसमें जनरल स्टडी वाला सेक्शन, इसमें मैथ, रीजनिंग और जीके आता है। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट है। तो चलिए इसका मैथ का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, देखते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। देखो, ए स्टैंड्स ऑन हिज हेड। ए हेड के बल खड़ा है विद हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ। तो उसका फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में है। इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट। उसका जो आपका लेफ्ट हैंड है यानी कि बायां हाथ किस दिशा में है, ये पूछा है आपसे। देखो, ए सर के बल पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है और उसका बाएं हाथ की दिशा कौन सी है। तो ये मैथ रीजनिंग वाला हम सेक्शन करेंगे। तो रीजनिंग और मैथ दोनों के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी। और जीके के जो क्वेश्चन है यानी कि जीके जो सेक्शन है उसका एनालिसिस हमने कर लिया है। तो चलिए करवाते हूँ क्वेश्चन। तो इधर आप बना लो इसकी डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ठीक है, अब कैसे बोला है वो देख लीजिए। पहले है ना, ये जो है हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है यानी कि 2 डायमेंशन फिगर है। इस 3 डायमेंशन में हम सिर्फ इसको एनालिसिस करके ही देखेंगे, यानी कि विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे इसको। हम 3 डायमेंशन फिगर हम बना नहीं पाएंगे, तो हम थोड़ा सा आइडिया लगाकर ही हम इसको करेंगे। यानी कि क्या कहा है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो आप ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई। तो अगर फेस नॉर्थ के अंदर है, जैसे हम इधर बना लेते हैं कि ये भाई फेस है ना, जैसे उसका फेस हो गया ये इधर ऐसे करके नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो ये लेफ्ट हैंड किधर होगा और राइट हैंड किधर होगा, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो इधर क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा उसका, और इधर यानी कि इस डायरेक्शन में क्या होगा, उसका राइट हैंड होगा। लेकिन जब वो सर के बल खड़ा है तो ये जो पोजीशन है जिधर लेफ्ट है वो तो क्या बन जाएगा, राइट हैंड बन जाएगा, है ना। और जिधर राइट हैंड है उसका उधर क्या हो जाएगा, उसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि पोजीशन चेंज हो जाएगी। कौन सा हाथ पूछा है यहाँ पर उसने, लेफ्ट हैंड पूछा है। तो जब वो सर केबल खड़ा होगा यानी कि सर केबल खड़ा होगा तो उसकी पोजीशन क्या कर दोगे आप, रिवर्स कर दोगे। रिवर्स कर दोगे तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड इधर है, यानी कि सर केबल खड़ा होगा तो लेफ्ट हैंड की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, ईस्ट। तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन आपकी ईस्ट डायरेक्शन, पूरब की ओर हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही पलटेगा यानी कि रिवर्स होगा, है ना, तो ये जो लेफ्ट हैंड है वो राइट बन जाएगा और राइट हैंड है वो आपका क्या बन जाता है, लेफ्ट हैंड बन जाता है। तो ऐसे करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ईस्ट डायरेक्शन में उसका लेफ्ट हैंड है वो पॉइंट करेगा। तो पहले है ना आपको यही करना है, जो बोला है ना उस डायरेक्शन में आप उसका फेस, मतलब मान के फेस बना लीजिए, यानी कि ड्रॉ वगैरह कर लो। और फिर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यानी कि आपको पता चल जाएगा। और फिर क्या कर दो, उसको रिवर्स कर दो। ठीक है, बाद में रिवर्स करना है, पहले नहीं करना। अगर पहले ही आपको हेड के बल उसको खड़ा करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन गलत होने के थोड़े से चांसेस बन जाते हैं। बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके पास। ए बोट goes 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 1 hour and same distance upstream in 2 hours. The speed of the boat in still water. आपसे क्या कहा है, कोई बोट है यानी कि कोई नाव है, वो 20 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है और उसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। तो देखो भाई, आपको ये बात याद रखनी है पहले तो, कि एक तो होता है हमारे पास अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम। ये दोनों कंसेप्ट आप समझ लीजिए यहाँ पर।
तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी बोट इधर जा रही है और पानी का बहाव भी इसी साइड है, यानी कि तो क्या करेगा, बोट इधर जा रही है यानी कि नाव इधर चल रही है और पानी आपका इधर जा रहा है, तो जो पानी का बहाव है बोट को क्या करेगा, आगे लेके जाएगा, यानी कि उसकी स्पीड को क्या करेगा, यहाँ पर बढ़ाएगा। तो स्पीड को बढ़ाएगा तो उस कंसेप्ट को हम क्या बोल देते हैं, यानी कि उस कंसेप्ट को क्या कह देते हैं हम लोग भाई, डाउनस्ट्रीम। क्या कह देते हैं उस कंसेप्ट को, डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में आपको ये याद रखनी है कि स्पीड क्या हो जाती है, डाउनस्ट्रीम में जुड़ती है। स्पीड क्या हो जाती है, डाउनस्ट्रीम में ऐड हो जाती है, क्योंकि पानी का बहाव बोट को क्या करता है, आगे की तरफ लेके जाता है ना। तो आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कंसेप्ट ये याद रखना है कि यदि पानी इधर जा रहा है और बोट भी इधर जा रही है तो पानी का बहाव बोट को आगे की तरफ लेके जाएगा, तो वहां पर स्पीड क्या हो जाती है, उनकी जुड़ जाते हैं, यानी कि ऐड हो जाती है। तो स्पीड डाउनस्ट्रीम में जुड़ जाती है और अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। ये बात याद रखेंगे, क्योंकि अपस्ट्रीम में क्या होता है आपका, धारा के विपरीत, है ना। अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है, विपरीत दिशा में। भाई बोट आपकी इधर है, यानी कि मान लो कि पानी आपका इस साइड बह रहा है, पानी वाटर की जो डायरेक्शन है वो ये है और बोट की डायरेक्शन आपकी इस साइड है, यानी कि बोट आपकी इधर जा रही है। तो पानी का बहाव बोट को क्या करेगा, यहाँ पर रोकने की कोशिश करेगा, है ना, रोकने की कोशिश करेगा ना। तो रोकने की कोशिश करेगा यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी उस केस में, कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। तो आप यहाँ पर ये एनालिसिस करोगे कि अपस्ट्रीम में क्या होती है, स्पीड माइनस होती है, क्योंकि अपस्ट्रीम का मतलब ही यही हो गया कि धारा के विपरीत। तो विपरीत डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है और डाउनस्ट्रीम में क्या होती है, स्पीड जुड़ जाती है। तो आपने ये कंसेप्ट सीख लिया है, अब आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। अब देखो क्या गाया, तो हम मान लेते हैं कि बोट की स्पीड हमारी क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, और जो आपकी वाटर है, पानी की स्पीड क्या है आपकी, y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब 20 किलोमीटर गया है तो ये हो गई डिस्टेंस, अपन में क्या होगी, स्पीड। अब किस कौन सी स्पीड है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, ये देखो धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है। 20 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 1 घंटे में तय हो रही है। ठीक है, तो बना लो इक्वेशन। तो ये हो गई आपकी डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है आपका, टाइम होता है कि नहीं। तो ये डिस्टेंस हो गई 20 किलोमीटर। स्पीड कौन सी लेनी है, धारा की दिशा में लेनी है, तो दिशा में क्या होती है, स्पीड जुड़ जाती है ना। धारा की दिशा में स्पीड जुड़ गई आपकी। ठीक है, और क्या करोगे आप, कितने देर में जा रहा है, यानी कि 1 आवर में। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी x प्लस वाई बराबर 20। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बनाओगे, ध्यान से देखो। उसी दूरी को यानी कि 20 किलोमीटर की ही डिस्टेंस को धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है। तो भैया आप यहाँ पर ये बना लो, अब यहाँ पर इक्वेशन 20 किलोमीटर हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या ले लोगे आप, स्पीड माइनस लोगे, क्यों, विपरीत डायरेक्शन में है, यानी कि अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाती है। और कितनी देर में, यानी कि कितने टाइम में, 2 आवर्स में। इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन ये बनेगी 2x माइनस 2y बराबर 20। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, है ना। इन दोनों को बस सोल्व कर लो आप। तो सोल्व कर लीजिए, इक्वेशन x प्लस वाई 20 है और इक्वेशन हमारी 2x माइनस 2y बराबर क्या है, ये भी 20 है। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए इस इक्वेशन को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को मैं 2 से गुणा करवा देती हूँ। तो 2 से जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो मैं यहीं पे चेंज कर देती हूँ। ये बन गई आपकी 2x प्लस 2y बराबर 40, और इनको आप ऐड कर दो भाई। तो आप ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो गया, ये 4x बराबर क्या आ गया, 60, और x बराबर कितना आ जाएगा, 60 बाई 4 करोगे तो 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बोट की स्ट्रीम आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि नाव किस स्पीड से जा रही है, 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर की वो दूरी तय कर लेती है ना। तो हमसे यहाँ पर स्पीड ही पूछा है, तो बोट की तो ये आ जाएगी, और आप पानी की निकालना चाहते हो तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। x प्लस वाई क्या है, 20 है, तो x आपका 15 है, तो y कितना आ जाएगा आपके पास, y आ जाएगा, यानी कि पानी की स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है देख लीजिए भाई,
स्पीड ऑफ क्या पूछा है, बोट की स्पीड पूछी, यानी कि नाव की स्पीड पूछी है। तो नाव की स्पीड कितनी आ गई आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको बोट की निकालनी है तो आप बोट की बता देंगे, और आपको पानी की स्पीड निकालनी है, वाटर की निकालनी है, तो आप 5 किलोमीटर पर आवर आंसर देंगे। बट यहाँ पर बोट की पूछा है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कंसेप्ट आना चाहिए, और वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस होती है और डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, जुड़ती है। मिनिमम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मैंने आपको यहाँ पर कंसेप्ट बता दिया है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन स्पीड आप फास्ट करोगे तो टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, है ना। आपको पता है स्पीड टाइम कैसे वेरिएशन होते हैं, स्पीड और टाइम आपके इनवर्स वेरिएशन होते हैं। जब स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम तो कम ही लगेगा, यानी कि इनडायरेक्ट कह सकते हो या इनवर्स वेरिएशन है। और इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, बाकी मैं तो वैसे ही बता दिया यहाँ पर। चलो क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 है, इन ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल, 15 लोगों के समूह में, इन ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 रीड हिंदी, 8 रीड इंग्लिश, while 3 of them read none of these two, how many of them read हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ने वाले व्यक्ति कितने हैं। 15 व्यक्तियों के समूह में, भाई 15 का समूह है तो उसमें से देखो 7 व्यक्ति हिंदी पढ़ रहे हैं और 8 व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 3 व्यक्ति इन दोनों में से किसी को भी नहीं पढ़ते हैं। तो भाई इन तीनों को आप हटा दीजिए, ये 3 है किसी भी लैंग्वेज को नहीं पढ़ रहे हैं, तो इन तीनों को आप यहाँ से 15 में से माइनस कर दो, शुरू में यही काम ही कर दो आप, तो कितना बच जाएगा 12। ठीक है, 12 बच जाएगा। अब आपसे क्या निकालना है, वो लोग निकालने, यानी कि वो पीपल निकालने, हाउ मेनी ऑफ देम रीड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ने वाले व्यक्ति कितने हैं। तो आप यहाँ पर ये चाहे तो आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहे तो वेन डायग्राम से कर लो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको यूनियन का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। एन ए यूनियन बी क्या होता है हमारे पास, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये एक फॉर्मूला होता है, आप इसको भी लगा सकते हो। तो एन ए की वैल्यू, यानी कि एन ए को मैं कह लेती हूँ कि हिंदी पढ़ने वाले, और बी को मैं कह लेती हूँ इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं, यानी कि तो ये कितना है 7 रीड हिंदी, तो ये एन ए की वैल्यू 7 हो गई। एन बी की वैल्यू कितनी है 8 रीड इंग्लिश, और एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों जो पढ़ने वाले हैं वो निकालने। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होता है ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में जो शामिल होता है उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, जो कॉमन होता है। और एन ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है भाई, ये 15 लोग हैं ना, कि सॉरी 12 लोग हैं, आप 15 नहीं लेना है, आपको कितना लेना है 12, क्योंकि 3 तो हमने माइनस से करवा दिए। ये 3 कौन से हैं जो कोई सी भी लैंग्वेज को नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये 3 तो आपने हटा ही दिए हैं। तो यहाँ पर कितना लोगे आप, 15 नहीं लेना, कितना लेना है आपको भी 12 लेना है, ये बात ध्यान रखें। तो ये हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ पर इस एन इंटरसेक्शन बी को आप इस साइड लेके आओगे, लेफ्ट साइड लेके आओगे, तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये कितना हो गया 15, और ये इधर 12 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 3, यानी कि 3 लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज को क्या करते हैं, पढ़ते हैं बोथ। तो एन ए इंटरसेक्शन बी की कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वही 3 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 64 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 64 है, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 35 विद्यार्थियों की क्लास के अंदर, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, ए इज प्लेस्ड 7 फ्रॉम द बॉटम, ए को 7वीं पोजीशन पे, ए 7वीं पोजीशन पर, ए का स्थान नीचे से 7वीं पोजीशन पर है, और बी का स्थान ऊपर से 9वीं पोजीशन पे, यानी कि 9th पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, आगे क्या कहा है, और सी का स्थान, यानी कि सी एग्जैक्टली इनके बीच में है, सी का स्थान इन दोनों के ठीक मध्य में है, मध्य में हो तो सी का स्थान ऐसे कौन सा है, सी इज एग्जैक्टली बिटवीन दीज टू, व्हाट इज ए पोजीशन फ्रॉम सी, ए की पोजीशन सी से बतानी है। हिंदी में थोड़ा अलग दे रखा है, इंग्लिश में
अलग दे रखा है। तो पहले हम भाई इंग्लिश वाले देखें, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि ए की पोजीशन बताओ सी से, और हिंदी में कहा है कि सी का स्थान ए से बताना है। थोड़े से क्वेश्चन दोनों ही ये थोड़े रिवर्स पूछे हैं यहाँ से इसने लास्ट में, तो कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन इंग्लिश वाले सेक्शन को ट्रू मानते हैं। चलो इसको एक सोल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर बता देंगे आपको हिंदी वाला भी। तो देखो भाई 35 विद्यार्थियों की क्लास, तो टोटल बच्चे कितने हैं भाई 35 है। कितने बच्चे हैं टोटल 35 हो गई ये बात। ए की पोजीशन, तो भाई ए की पोजीशन बतानी है हमें कहाँ से, बॉटम से यानी कि पीछे से। 7वीं पोजीशन है, तो भाई 35 विद्यार्थियों का समूह हो गया, और ए की पोजीशन हम कह देते हैं, तो आप ऐसे ड्रॉ कर लो चाहे तो इसको, यानी कि यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं और ए की पोजीशन 7वीं ले लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट बच्चा हो गया बॉटम से पीछे से। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर है भाई ए की पोजीशन, यहाँ है ए, इस स्थान पर है ए। ठीक है, यानी कि बॉटम हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे आप मतलब ड्रॉ करके भी कर सकते हो, अदरवाइज सीधा भी आप इसको बना पाओगे। आगे देखो एक बार क्या कहा है, Whereas B is placed 9th from the top. B की पोजीशन टॉप से यानी कि ऊपर से कितनी कहा है, 9th कहा है, तो टॉप से B की पोजीशन आप 9वीं कर लो भाई एक बार। तो ये इसका टॉप कह देती हूँ भाई, ये टॉप से यानी कि मान लो ये फर्स्ट बच्चा हो गया, ये पहला कैंडिडेट हो गया, और टॉप से यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर है आपका बी। बी की पोजीशन हो गई ये 9th टॉप से। ठीक है, और ए की पोजीशन ये बॉटम से कौन सी हो गई ये 7th हो गई। इतनी बात हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है, पर बिना ड्रॉ भी आप जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है भाई वो कर सकते हैं, और मैं थोड़ा सा समझाने के लिए इसको ऐसे ही करवा रही हूँ। देखो देखो आगे, सी इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन द टू। सी इन दोनों के ठीक बीच में है, तो सी भाई इन दोनों के ठीक बीच में है। मान लो सी यहाँ पर है, सी बंदा है, अब हमें ये नहीं पता ना वो कहाँ पर है ना। अब 35 बच्चे हैं, अब टोटल बच्चे कितने हैं 35। ए की पोजीशन हो गई 9, ए की पोजीशन हो गई 7, टोटल बच्चे कितने हैं ये देखो, ऐसे बना लो आप। टोटल बच्चे 35 हैं, ए की पोजीशन आपकी 7 है, और बी की पोजीशन कितनी है 9 है। ये कितने हो गए 16 हो गए। अब कितने बच्चे बच गए, यानी कि बीच में कितने बच्चे बच गए, यानी कि वो भी देखेंगे बीच में कितने बच्चे बच गए भाई टोटल, यानी कि तभी तो 35 पूरे होंगे। 16 तो ये हो गए, तो कितने और बच्चे बच गए भाई, इसमें 35 में से घटा लो 16 को, 35 में से ये घटाओगे तो ये हाँ ये देखो ये 7th पर है और ये 9th पर है ना। हाँ तो 16 घटा लो, 16 घटाओगे तो ये कितना बच जाएगा, 15 में से 6 गए 9, और ये 19 बच जाएगा, यानी कि ये है ना। तो 19 बच्चे बीच में बैठे हैं कहीं ना कहीं, तो ये बात देखनी पड़ेगी आपको, बिटवीन में कितने बच्चे हैं 19 बच्चे हैं। ठीक, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ से कि बीच में कितने बच्चे हैं 19 बच्चे हैं। ठीक, अब आप क्या करो यहाँ से 19 बच्चे हैं उस उनकी पोजीशन को देखेंगे। अब बीच में बच्चे 19 हैं, और ये सी बैठा है यहाँ पर, सी भी एग्जैक्टली इनके बीच में है, तो ये हो गया सी, और 19 बच्चे इनके बीच में है, तो 8 यानी कि 9 इधर हो गए और 9 इधर हो गए, 9 9 18 हो गए, और एक हो गया सी, तो यानी कि 18 बच्चे आपने बीच में सिट करवा दिए हैं। ठीक है, अब क्या पूछा है बस वो देख लो आप। व्हाट इज ए पोजीशन फ्रॉम सी, ए की पोजीशन सी से बतानी है, यानी कि ए की पोजीशन कहाँ से बतानी है, फ्रॉम सी, सी से बतानी है। ठीक है, बता दो भाई ए की पोजीशन सी से कौन सी होगी। ठीक है, तो देखो भाई सी ये हो गया आपका, यहाँ पर सी बैठा है इनके बीच में, तो सी से बतानी, एक तो सी खुद हो गया, 9 इनके बीच में बैठे हैं, तो 9 और एक 10, और फिर ए की पोजीशन कौन सी हो गई, एक यहाँ पर है ना ये, तो 9 ये रहे, एक ये रहा, और फिर ये कौन से नंबर पे हो गया, ये 11th पोजीशन पे आ गया ये आपका ए। ठीक है, ए की पोजीशन कौन सी हो गई 11th, 11वें नंबर पर ए बैठा है, तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा। अब हिंदी वाला और पढ़ लेते हैं। सी का स्थान ए से बता दो, अब ए से बताओ सी की पोजीशन, तो ए से बताओ भाई सी की पोजीशन,
अब ए से बताओ सी की पोजीशन। अब ए देखो, ए तो एक तो ए ही काउंट होगा, 9 इनके बीच में है, तो एक तो ये खुद हो गया, 9 ये रहे, और ये कौन से नंबर पे हुआ, 1 9 और ये 11वीं पोजीशन पे आ गया, यानी 9 और 1 10 और ये 11वीं पोजीशन पे खुद बैठा है। तो दोनों ही सिचुएशन में आंसर ठीक है, ये 11वीं पोजीशन पर ही आएगा ये। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन दोनों में डिफरेंट था, बाकी यहाँ पर आंसर एक ही आएगा, 11th पोजीशन पर ही बैठा है। ए की पोजीशन सी से भी 11वीं है और सी की पोजीशन ए से भी 11वीं ही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 65 देखोगे। 65 हमारे पास है, इन a certain chord language C E G is written as T S R and F। इसको मैं भी यहाँ रब कर देती हूँ, चलो मैं इस साइड बना लेती हूँ। किसी कूट भाषा में सी ई जी को, देखो इधर बना लेते हैं, सी ई जी को क्या लिखा है, टी एस आर लिखा है, और साथ ही इसने बताया है एफ एच जे को लिखा है इसने क्यू पी ओ। तो इसी समान भाषा में ये इसको क्या लिखेंगे, आई के एम को क्या लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, तो या तो इनको आप है ना इनकी नंबरिंग कर लो, या फिर आप इनका ये देखो कि लेटर्स के अपोजिट है या फिर नहीं है। ठीक है लेटर के अपोजिट है या फिर नहीं है, तो आप एक बार इनको देखने की कोशिश करो। तो देखो एक बार अगर हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं तो ये देखो सी, अगर देखो सी के बाद क्या आता है, सी डी ई, है ना। तो देखो एक एक छोड़ दिया ना यहाँ पर, अगर हम देखें सी डी ई फिर एफ जी, यानी कि इसमें से एक एक का गैप हो गया, एक एक का, यानी कि एक एक प्लस हो गया। अगर इधर से देखें तो यानी कि इस साइड से देखेंगे तो या तो आप इसकी नंबरिंग कर लो या फिर आप वैसे भी कर सकते हो इसको, P Q R S T। तो देखो ये क्या है, R S T, इधर से ये सेम टू सेम लिखे हैं, यानी कि बैक साइड से ये अल्फाबेटिक ऑर्डर से लिखे हैं, और इस साइड से देखते हैं हम इनको तो इसने एक एक प्लस किया है। सेम ऐसे ही इसमें देखो M N O P Q, हाँ इधर से बिल्कुल सेम लिखा है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में। और इधर से देखो F के बाद G छोड़ दिया, H के बाद I छोड़ दिया, J इधर से, यानी कि इस साइड से एक एक, यानी कि एक प्लस हुआ है, एक का क्या हुआ है यहाँ पर एडिशन हुआ, एक प्लस कर दिया। अब इसको बनाने की कोशिश करो, क्या है I K और M, तो इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, I K और M, तो आई के बाद भाई, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद क्या होगा, देखो जे छोड़ दिया इसने, फिर के बाद एल छोड़ दिया, एम आ गया, है ना। तो ऐसे ही कौन सा नंबर लोगे, ये बैक से कौन सा नंबर लोगे जो बिल्कुल सही है। तो ये ऑर्डर देख लो भाई एक बार। तो क्या होता है आपके पास, अगर लिखोगे आप ABCD लिख लो, फिर उससे आपको ठीक ही हो जाएगा ये आपका, है ना। बाकी इसको बनाने की कोशिश करोगे तो देखो L M N O P, मैं बीच में से इसको पिक कर रही हूँ क्योंकि इसी से ही बन जाएगा आपका। तो देख लो ये M N O है, M N O कहीं नहीं है, फिर आपके पास है N O P, तो ये तो सीधी डायरेक्शन में है N O P, और आपको चलना किस साइड है, ये बैक की डायरेक्शन में ही फॉलो हो रहा है ना, इसी पैटर्न को फॉलो हो रहा है। तो ये क्या आएगा, ये भी नहीं आएगा, LON, देखो ये भी नहीं आएगा LON, तो ये सीधी सीरीज भी नहीं बनी, ना ही उल्टी बनी है। NOP ये सीधी सीरीज है, ये भी नहीं आएगा। ये देखो आपके पास, और ये देखो एक बार KMN, देखो KM और N, तो ये ना तो सीधी बन रही है ना उल्टी बन रही है, वैसे गलत हो गया। ये देखो LMN, ये देखो LM और ये आपके पास यहाँ से ही सीधी सीरीज बन रही है ना। तो ये सीधी सीरीज देखो, ये वाला यहाँ से आपने देखा ना, CEG से ये बन गया, RST बैक से बन गया है, ये CEG से ये बन गया है यहाँ से, ये देखा ना अपने इसका ऑर्डर, तो ये RST बन गया, और FHG से ये बन गया MNOPQ बैक से ही बन गया दोनों का ही।
तो इसका भी बैक से ही बनाने की कोशिश करोगे तो ये बनेगा आपका ये LMN, यानी कि यही आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है, ये बनेगा। यानी कि जब पीछे से चलते हैं तो ये ऑर्डर तो सही बन रहा है ना। इसी तरीके से इसका IK और M का ये बनेगा आपके पास, इधर लिख लो इसको, N M और L, यही बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। बाकी आप लेटर की आपको रैंकिंग पता है, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जिसको क्वेश्चंस आते हैं भाई वो आप अपनी स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशन जिसकी फास्ट थोड़ी सी आप कैसे कर सकते हैं। मैं थोड़े से सॉल्यूशन इनको करवाने की, थोड़ी सी समझाने के लिए मैं इनको ऐसे करवा रही हूँ। बाकी आपको आते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। चलो 66 देखिए, 66 क्या कहा है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर EAML, EAML में से कौन कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, EAML बनाने की कोशिश कीजिए, कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे। तो एक तो भाई ये बना सकते हैं LAME, लेम हो गया, ये बन गया आपका एक मीनिंगफुल वर्ड, तो यही बन गया। और इन लेटर्स को, इन चारों लेटर्स से आप एक ये बना सकते हो MEAL, यानी कि मील बन गया आपका, है ना। एक दो मीनिंगफुल वर्ड तो ये बन गए, और बनाने की कोशिश करो और बनते हैं कि नहीं। यानी कि इनकी पोजीशन को आप इंटरचेंज करके भी बना सकते हो, है ना। इंटरचेंज करोगे तो M से बन गया, L से बन गया, अब A से कोई नहीं बनेगा। बना के देख लो आप, बनता है तो ठीक है, अदरवाइज रहने देना। ठीक है, ALME ये कुछ वर्ड ही नहीं होता। ठीक है, ये से भी नहीं बन रहा आपका, L से बना दिया। E से क्या बनेगा, E से बनाने की कोशिश करोगे तो आप EAML, ये कुछ होता नहीं, या फिर EMLE, ये भी नहीं होता आपका, EMAL, ये भी कुछ नहीं होता, है ना। तो दो ही मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे ये आपकी, एक तो लेम बनेगा LAME और एक MEAL, मील, ये दो ही मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे आपके पास यहाँ पर, और कोई मीनिंगफुल यहाँ पर वर्ड नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो भाई 67 का देखो, द रेशियो ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे पास, द रेशियो ऑफ एन इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 7:2, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। इंटीरियर एंगल का और एक्सटीरियर एंगल का यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन में रेशियो दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड आपको यहाँ पर बतानी है, कितनी नंबर ऑफ साइड आएंगे। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि इंटीरियर का सम और एक्सटीरियर का सम, दोनों का सम की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। एक ये फॉर्मूला पता है आप, वो लगाएंगे हम यहाँ पर। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, तो मैं इंटीरियर एंगल 7x मान लेती हूँ और एक्सटीरियर एंगल को मैं क्या मान लेती हूँ, 2x। तो 7x प्लस में 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180। 9x बराबर 180, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 20 आ जाएगी, है ना। 180/9 करोगे, x की वैल्यू कितनी हो गई, 20 डिग्री, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 20 डिग्री। हो गई ये बात। तो नंबर ऑफ साइड बतानी है ना आपकी, आपको इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल बतानी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है, तो पहले ये इंटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू कितनी आएगी अगर बनाना चाहे तो, इंटीरियर एंगल कितना आएगा, यानी इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं और एक्सटीरियर की निकाल लेते हैं। तो इंटीरियर एंगल क्या था आपका 7x और एक्सटीरियर एंगल क्या था 2x। तो इसको सोल्व करोगे 7x, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ से आपकी 20, तो ये 20 इंटू में 7 करोगे तो ये हो गया 140, है ना। और 20 इंटू 2x करोगे तो ये हो गया आपका 40 हो गया, है ना। अब क्या करना है, नंबर ऑफ साइड निकालनी है। तो नंबर ऑफ साइड के लिए क्या होता है, 360/n, ऐसे एक फॉर्मूला होता है आपका, 360 क्या होता है n,
या फिर आप ये n माइनस टू इंटू 180 जो डिग्री है ये होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल के लिए ये फॉर्मूला होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल के लिए आपका ये फॉर्मूला होता है n माइनस टू इंटू में 180। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है। n क्या है आपकी? नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, और नंबर ऑफ साइड तो हमें निकालनी ही है। और एक आपका फॉर्मूला आप ये कर सकते हो 360 बाई n। ये क्या होता है आपका? ये वाला फॉर्मूला हम लगा लेंगे 360 बाई n। ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए, है ना। यहाँ लिख देती हूँ मैं, नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे 360 बाई, यहाँ लिखोगे आप ईच इंटीरियर एंगल। प्रत्येक इंटीरियर एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, और यदि आपको इंटीरियर एंगल निकालना है तो ये रिवर्स हो जाएगी, नंबर ऑफ साइड ही डिवाइड में आ जाएगा। तो फिर ये उस केस में ये बन जाएगा। हमें इंटीरियर एंगल का पता चल गया है, कितना है? 140। तो 360 360 बाय 140 करोगे तो ये हर एक इंटीरियर एंगल नहीं आया हमारे पास, ये शायद एक इंटीरियर एंगल आया है। 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाँ ये 140 ही बनता है। बाकी यहाँ से तो ये इंटीरियर एंगल्स से हमें तो नंबर ऑफ साइड्स का तो पता नहीं चल रहा है। तो फिर आप सम वाला फॉर्मूला लगा लो यहाँ पर। एक मिनट में बताती हूँ इसको भाई, एक बार चेक करके बताती हूँ आपको। तो मैं आपको यहाँ बता रही थी कि ईच नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए यहाँ पर भाई ईच इंटीरियर एंगल नहीं लेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल लेंगे। ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, इसको थोड़ा चेंज कर लो। यहाँ पर ये आएगा 360 बाई, यहाँ पर n करो, यानी कि 360 बाई n यहाँ पर है। एक मिनट में अभी लिखवाती हूँ इसको। ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए 360 बाई यहाँ पर होगा ईच एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपने निकाल ली है, कितनी है? 40। कितनी है? 40। तो ये होगा 360 बाई 40 करोगे, 0 0 कट गए, 4 से काटोगे तो 9 आ जाएगा। नंबर ऑफ साइड कितनी आएंगी भैया आपके पास? यहाँ से 9 आएंगी। कितनी आएंगी? 9। ठीक है, और आपसे यदि ईच एक्सटीरियर एंगल निकलवाता है तो आप फिर क्या कर देना? 360 बाई n कर देना। n क्या है? नंबर ऑफ साइड। अगर एक्सटीरियर एंगल निकलवाए आपसे और नंबर ऑफ साइड दे रखी हो आपको, तो फिर आप ये कर देना 360 बाई n। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। यानी कि ये दोनों रिवर्स हो जाते हैं, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीरियर नहीं आएगा, एक्सटीरियर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारे पास? 9 आ जाएगा, यानी कि 9 कौन से ऑप्शन में है? इसमें ऑप्शन नंबर 3 आएगा, इसका करेक्ट आंसर 9 आ जाएगा। चलो आगे देखो 68 का। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज। इस नंबर सीरीज में अगली टर्म बतानी है, तो ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। ये देखो 2 है, 3 है, 10 है, फिर है 15 और फिर है 26, और अगली टर्म बतानी है अपने को। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, है ना। तो अगली टर्म बताने के लिए क्या करेंगे अपन, एक बार इसमें तो इधर करती हूँ मैं। 2 है, 3 है, फिर है हमारे पास 10, फिर 15 है, फिर 26 है, और नेक्स्ट टर्म बतानी है। तो यहाँ एक बार एक पैटर्न बनाने की कोशिश करो। देखो ये अगर मैं लिखती हूँ इसमें 1 के स्क्वायर में, यानी कि 1 के स्क्वायर में 1 जुड़ गया है, यानी कि ये 2 आ गया हमारे पास। फिर ये कितना हो गया? ये 2 के स्क्वायर में से 1 घटा दिया। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 में से 1 गया, ये आ गया 3। यहाँ 10 कैसे आएगा? ये 3 के स्क्वायर में 1 जोड़ दो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 9 में 1 जोड़ा तो आ गया 10। ये 16 कैसे आएगा? 4 के स्क्वायर में 1 घटा दिया। 4 के स्क्वायर 16, 16 में से 1 गया 15।
26 कैसे आएगा, 5 के स्क्वायर में 1 जोड़ दिया, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 25 में 1 जोड़ा तो आ गया 26। तो ये अगला क्या बनेगा, फिर अगला बनेगा 6 के स्क्वायर में से 1 माइनस करवाओ, यानी कि ये देखो ये +1, ये -1, ये +1, ये -1, ये +1 और ये -1, यानी कि स्क्वायर्स लगातार स्क्वायर हो रहे हैं और फिर उसमें से 1 जोड़ रहे हैं, 1 घटा रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, 1 घटा रहे हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 में से 1 माइनस करवाओगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये आ जाएगा इसमें 6 के स्क्वायर में से आप नेक्स्ट टर्म कैसे बनेगी, 6 के स्क्वायर में आप 1 घटाओगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 1 घटाओगे तो कितना बन जाएगा 35। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 का। तो क्वेश्चन नंबर 69 हमारा पाइप एंड टैंक से रिलेटेड है, देखते हैं। देखो क्या है, पाइप ए अलोन कैन फिल ए टैंक इन 8 आवर। पाइप ए यानी कि नल ए द्वारा एक टैंक को अकेले भरने में 8 घंटे का समय लगता है और नल बी द्वारा इसी टैंक को अकेले भरने में 6 घंटे में भरा जा सकता है। ये दोनों नल को एक साथ 2 घंटे के लिए खोलने के पश्चात नल ए को कब बंद कर देना चाहिए कि नल बी द्वारा बचा टैंक कब भर जाएगा। तो पहले आप इधर बना लो इसको, यानी कि बी है ना, वो बताना है कि बी को ए को तो बंद कर दिया और बी टैंक कितनी देर में भरेगा फिर बचा हुआ हिस्सा। ठीक है, तो देखो ए यानी कि पाइप ए है और ये मान लो भाई पाइप आपका बी है। ए किसी टैंक को भर रहा है, कितनी देर में भर रहा है हम ऐसे इसमें लिख लेते हैं। 1 मिनट, इसमें शोर आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, में गेट क्लोज करते हैं। तो ये 8 घंटे में भर रहा है और बी कितनी देर में भर रहा है उस टैंक को 6 घंटे में। दोनों कैल्शियम ले लो, दोनों कैल्शियम कितना होगा 24 हो जाएगा दोनों कैल्शियम। तो 24 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये 4 आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा 3। ठीक है, इफ बोथ द पाइप आर ओपन, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया, यानी कि बोथ द पाइप आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर्स ए पाइप इज क्लोज्ड। तो आपको ये बात यहाँ से समझनी पड़ेगी कि 2 घंटे तो दोनों पाइप एक साथ चले हैं ना, यदि दोनों नल को एक साथ 2 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी कि 2 घंटे तो दोनों नल एक साथ काम किया है उन दोनों नलकों ने, है ना। फिर उसके बाद नल ए को बंद कर दिया, है ना, तो बी द्वारा बचा हुआ जो टैंक कब भरा जाएगा, यानी कि 2 घंटे तो दोनों ने साथ काम किया है, तो दोनों ने साथ काम किया है तो यानी कि 3 + 4 हो गया ये। ठीक है, ए नल 1 घंटे में यानी कि 3 यूनिट से भरता है और बी नल 1 घंटे में यानी कि 4 यूनिट से भरता है। तो 2 घंटे और चलेंगे तो कितनी देर चलिए ये 7 दूनी 14, टोटल काम ये मानते हैं हम 24। तो बचा काम कितना, यानी कि 24 काम टोटल था। ये टोटल वर्क लगा लो या फिर हमारे पास ये एफिशिएंसी लगा लो, ये टोटल कुल काम लगा लो या टोटल वर्क का जो भी है, ये हमारी ये हो गई कुल वर्क लगाओ, एफिशिएंसी नहीं कहेंगे हम, टोटल कैपेसिटी बोलो या काम बोलो, वर्क बोलो। ठीक है, कैपेसिटी क्या देते हैं, ये कुल क्षमता कितनी है 24 है ना। ये टोटल काम 24 है हमारे पास, तो 14 काम हो चुके हैं, तो कितने काम बचे भाई आपके पास, ये 10 काम बच गए, यानी कि 10 बच गया। अब ए कितनी, यानी कि बी को भरवाना है ना, ए को तो बंद कर दिया, इज क्लोज्ड, देन पाइप बी विल फिल इन टैंक। अब बी से करवाना है ये काम, बी कितना कर रहा है 1 दिन में, यानी कि काम 1 यूनिट काम 4 कर रहा है, तो काम कितना बचा 10। करवाना किससे है, हमें बी से करवाना है, तो ये 4 से आप भाग दे दो, 4 से भाग दोगे 10/4 कितना आ जाएगा, ये 4 दूनी 8 और ये 4 × 20, यानी कि 2.5 घंटे में भी क्या करेगा उस टैंक को बचे हुए को भर देगा। तो ये देखना पड़ेगा यहाँ पर हमें कि दोनों जो पाइप हैं वो कितनी देर के लिए खुले हैं, क्योंकि 2 घंटे बाद बंद करे हैं, इसका मतलब 2 घंटे तो उन्होंने साथ काम किया है, तो 2 घंटे लगेंगे यहाँ पर, ये बात समझनी पड़ेगी बस यहाँ पर आपको। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 2.5, यानी कि 1/2 आवर्स आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। इन ए सर्टेन पैटर्न, किसी पैटर्न के अनुसार, इन ए सर्टेन पैटर्न 38 स्टार 15 32 है और ये हमारा इतने के बराबर दे रखा है, और 74 स्टार 81 इतने के बराबर दे रखा है। तो सेम पैटर्न में हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो एक बार करने की कोशिश करते हैं भाई, बाकी ये मुझसे एक बार हुआ नहीं था, ये एक बार मैं करने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ
38 स्टार 15 हमारा 32 के बराबर दे रखा है। सेम वे में 62 स्टार 91 हमारा 7 के बराबर दिया हुआ है। 74 स्टार 81 हमारा 29 के बराबर दिया हुआ है। तो हमें निकालना है 47 स्टार 33, ये निकालना है। तो एक बार इनको ऐड वगैरह करने की कोशिश कर लो, तो बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं बाद में करवाऊंगी। ये हो गया 8 और 5 13, और ये 3 और 1 4 और 1 5, 53 आता है ये हमारे पास। और एक बार इनको माइनस करवाने की कोशिश करो, तो माइनस करवाओगे तो कितना बनेगा, ये 3 और ये 23 बनता है ना। तो यहाँ से कितना बनेगा, ये 62 और 91 को आप जोड़ोगे तो ये 3 और 6 15, 153 बनेगा। और आप इनको माइनस करवाओगे तो कितना बनता है, ये 3 और ये हमारे पास 23 बनता है ना। अच्छा, माइनस करवाओगे तो ये ऐसे नहीं बनेगा भाई, गलती से हो गया। माइनस करवाओगे तो ये हमारे पास बनेगा 11 में 2 गए 9, ये 29 बनेगा, है ना। फिर अगर ये 7 कैसे आया, अगर ये बनाने की कोशिश करें तो हम ये डिजिट अगर मैं लिख लिया मैंने इसको, 29 कैसे आया होगा। चलो ये तो माइनस करवा के आ गया है, ऐड करने से तो आया नहीं। ये जो 23 है यहाँ पर, ये 32 कैसे आया है, ये जो डिजिट है यानी कि 3 2, इनको रिवर्स कर दिया, इसमें 3 को आगे लिख लिया 2 को। चलो ये वाला 7 कैसे आया होगा, मान के चलो अगर हमने इन डिजिट्स को यानी कि पीछे से डिजिट्स को हमने क्या करवा दिया है, यहाँ माइनस करवाया, तो 2 9 आया है। 2 9 में से अगर मैंने 9 में से 2 गया 7 आ गया। इनको और देखते हैं, ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। 74 और ये हमारे पास है 81, तो माइनस ही करवा के देखो इसको एक बार। 81 और 74 को ये कितना बनेगा, यहाँ से ये तो 7 ही आएगा यहाँ से। और 7 यानी कि 7 इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है। 7 इन दोनों का, हाँ डिफरेंस 7 आ रहा है यहाँ पर। चलो एक बार स्कोर करके देखो भाई, ये है 47 और ये है हमारा 33। तो एक बार माइनस करवाओ, ये आ रहा है हमारा 4 और ये आ रहा है हमारा यहाँ से 14। तो एक बार इन डिजिट्स को यानी कि मैं रिवर्स कर दूंगी तो 41 आंसर आ जाएगा इसका, मेरे हिसाब से भाई इसका 41 आंसर आएगा। बाकी एक बार मैं रीचेक करके एक बार आपको फिर बता देंगे, 41 आंसर आएगा। क्योंकि ये आगे वाले हैं ना, ये दोनों, इनका पैटर्न थोड़ा सेम नजर आ रहा है। देखो हमने इनको माइनस करवाया, इन दोनों को हमने माइनस करवाया, इन दोनों को। तो जो डिजिट बन रही थी आपकी कुछ ऐसे बन रही थी। 62 स्टार 91 को हमने बैक से माइनस करवाया तो 29 आ गया था। तो 29 में हमने इन डिजिट्स को ये देखा, 9 में से 2 गया, ये 7 आ गया। फिर सेकंड वाला देखो, यानी कि ये वाला, फिर देखो ये वाला, इसका देखा हमने, तो फिर ये माइनस करवाया हमने 81 का, ये आ गया। हाँ 81 का हमने ये देखा तो हमारे पास ये हो गया। हाँ ये हमारे पास हो गया, देखो ये इधर करा हमने, ये देखो 81 का ये इधर करा हमने, तो ये 7 आ गया। तो ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, तो इसी प्रकार से ये है ना, ये फर्स्ट से रिलेट करेगा। फर्स्ट ये वाला है आपका, इससे जैसे आपने इन दोनों को माइनस करवाया, यहाँ पर करवाया था, ये देखो इन दोनों को आपने माइनस करवाया यहाँ पर, तो माइनस कराने से 23 आ गया, और 23 की आपने डिजिट्स को उलट दिया है तो ये 32 बन गया है। तो वैसे ही ये जो है आपका, ये जो नंबर है 47 स्टार 33, इसको आपने माइनस करवाया तो आपके पास बन गया 14, और 14 के डिजिट्स को आप रिवर्स कर दोगे तो 41 आंसर आ जाएगा, ये 41 आंसर आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा पैटर्न के अकॉर्डिंग इनको बना के देखना है, फिर ये समझ में आएंगे, ये आपको वैसे समझ में नहीं आएंगे। माइनस वगैरह इनको ऑपरेशन लगा लगा देखने हैं भाई, कि कैसे बन रहे हैं, जोड़ने से बनेंगे, घटाने से बनेंगे, कैसे बनेंगे।
ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर रीजनिंग पावर अपनी लगानी पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग पावर तो लगानी ही पड़ेगी भाई आपको। ये इनको सॉल्व करने का तरीका, ये जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके जो क्वेश्चन है ये ठीक होने के चांसेस रहेंगे। 671 देखिए भाई, इफ इट वॉज संडे, इफ देखो आगे है हमारे पास 71 का, इफ इट वॉज सैटरडे ऑन 17 दिसंबर 2002, 17 दिसंबर 2002 को, 17 दिसंबर 2002 को आपका क्या है, हमारे पास सैटरडे है। ठीक है, क्या पूछा है आपसे, व्हाट वाज द डे ऑन 27 दिसंबर, 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। तो पहले है ना, ये देखो 2002 से और 2004 यानी कितनी साल हो गए ये देखो पहले तो कितनी साल हो गए, बीच में कितनी साल आए हैं। तो पहले आप ये निकाल लो, 17 दिसंबर 2002 से लेकर के और 17 दिसंबर 2004 तक का निकाल लो। फिर उसमें ये जो है दिन है ये 22 और हुए हैं, 5 और जोड़ देना। ठीक है, 2002 से लेकर के 2004 में यानी कि 2 साल का अंतर हो गया। और आप जब 1 साल मूव करते हो तो आपका एक दिन बढ़ता है, यानी कि है ना 1 जनवरी यानी कि 2002 को कौन सा दिन था उस वो दिया हुआ हो आपको, और नेक्स्ट निकालना हो तो आप 1 प्लस करते हो ना हर साल। तो 17 जनवरी इधर करवाती हूँ मैं, 17 देखो ये है दिसंबर 2002 को कौन सा दिन है, सैटरडे है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो लिख लिया मैंने। और 17 दिसंबर 2003 को क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। तो सैटरडे में 1 प्लस करा तो क्या बन गया, इधर संडे बन गया, लिख लिया मैंने यहाँ पर। फिर 17 दिसंबर 2004 को कौन सा होगा भाई, 17 दिसंबर 2004 को कौन सा होगा, अब संडे ये एक यानी कि एक दिन आप बढ़ा दोगे, एक दिन बढ़ा दोगे नहीं, लेकिन आप कितने दिन बढ़ाने पड़ेंगे, आपको 2 दिन बढ़ाने पड़ेंगे। 2 दिन क्यों बढ़ाने पड़ेंगे, 2004 एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो फरवरी उसमें 29 दिन की आएगी, तो आपको 2 दिन बढ़ाने पड़ेंगे। 17 दिसंबर 2003 को संडे हो गया, तो 17 दिसंबर 2004 को 2 दिन बढ़ाने पड़ेंगे। तो संडे के बाद क्या हो गया आपका मंडे, फिर आया आपका ट्यूजडे। ठीक है, क्या हो गया 17 दिसंबर 2004 को कौन सा हो गया, ट्यूसडे हो गया। क्या पूछा है आपसे सवाल में, 22 दिसंबर का पूछा है। 5 और जोड़ दो भाई, 17 18 19 20 21 22, तो 5 दिन और जोड़ दीजिए। तो ये ट्यूसडे के बाद 5 दिन और जोड़ दो यहाँ पर, क्योंकि 22 दिसंबर का पूछा है ना आपसे, तो आपने 17 दिसंबर तक का तो निकाल लिया है। तो 22 दिसंबर के लिए 18 19 20 21 और 22, 21 और 22, 22 दिसंबर का पूछा है आपसे, 22 दिसंबर 2004 का पूछा है, ये आपसे पूछा है 22 दिसंबर का। तो ट्यूसडे के बाद ये क्या हो गया, वेडनेसडे, ये थर्सडे हो गया, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, और ये क्या होगा फिर आपका संडे आएगा आंसर। क्या आएगा, संडे, है ना। तो हम ऐसे करेंगे, इसमें 5 जोड़ने के बाद ही पता चलेगा हमें कौन सा दिन आएगा। ठीक है, ये हो गया वेडनेसडे 18 का, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, और फिर ये संडे। क्या आंसर आएगा इसका भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, यानी कि संडे होगा। 22 दिसंबर 2004 का क्या होगा, संडे होगा। आप यहाँ पर वो डेज का भी यहाँ पर आप पता लगा के उस कंसेप्ट से भी कर सकते हो। 72 का देखिए, 72 है, श्रेणी का अगला पद क्या होगा, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, सीरीज की अगली टर्म बतानी है। सीरीज कैसे है भाई, किस प्रकार से है, द नेक्स्ट ऑफ द सीरीज, सीरीज क्या है, देखो z है, फिर आई नहीं है, ये हमारे पास 1 है, z है, फिर 1 है, यानी कि फिर a है। ठीक है, फिर अगला क्या है, देखो इधर ही बता देती हूँ, ZIA, फिर है X2Z। देखो ये a के बाद d है, तो a के बाद d यानी कितने प्लस हो गए यहाँ पर, 3 प्लस हो गए, है ना, 3 प्लस हो गए। a की पोजीशन यानी कि 1 पे आता है ये, तो d कितने पे आता है, 4 पे आता है, तो 3 प्लस हो गए। यानी कि देखो देखो इधर 3 प्लस कर दिए, फिर आगे भी देखो 3 प्लस करे हैं। डी के बाद देखो डी कितनी पोजीशन पे आता है, 4 पे, और फिर देखो जी कितनी पे आएगा, देखो डी ई एफ जी, तो ये 4 5 6 और 7, तो यानी कितने प्लस हो गए, 4 प्लस 3 7, तो यानी कि ये +3 हो गया यहाँ पर भी। इसमें ए के बाद यानी कि ए में 3 प्लस हो गया, डी आ गया, डी में 3 प्लस यानी कि 7 7 जी पे आता है, जी में 3 प्लस होगा तो जी HIJ,
जे आ गया, जे में 3 प्लस करो, जे के में 3 प्लस करो, जे यानी कि के एल एम आएगा, तो लास्ट में आएगा एम। तो देखो एम इन दोनों में है, तो ये दोनों तो काट दो, ये दोनों तो ऑप्शन नहीं आएंगे हमारे, इन दोनों में से आएगा। अब यहाँ से ये वाला पता लगा लो आप, 87 आएगा या 88 आएगा। देखो आर और आर तो सेम हो गए, अब आप इन दोनों में चेक करोगे, ठीक है। अब इन दोनों में चेक करने के लिए क्या करोगे आप, बताते हैं इधर आपको, एक मिनट। अब आप इसको चेक करने के लिए ये कर सकते हो, देखो ये z है, फिर 1 है, फिर a है, फिर अगला है x 2 d, फिर अगला है v 6 और g, फिर उससे नेक्स्ट हमारे पास है, मैं इसको मिटा रही हूँ यहाँ पर भी, फिर अगला है v6j हो गया, और फिर है हमारे पास t, फिर t के बाद है 21 और फिर है j। नेक्स्ट नंबर बताना है, तो एक बार देखो ये 1 है, फिर ये 2 आया है, ये 6 आया है, 21 आया है, और ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा कैसे आएगा नेक्स्ट नंबर 87 और 88 में से, यानी कि इन दोनों ऑप्शंस में से कैसे आएगा। आई थिंक 87 में इसका ये आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट रहेगा। बाकी देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखो एक बार इनके डबल वगैरह करके देखो, क्योंकि ये फर्स्ट लेटर तो आर और आर तो सेम ही है, देखो इधर, तो फिर आर को चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 87 और 88 में से देखो कैसे बनेगा ये 1 है, ठीक है, तो यानी कि ये 1 का स्केयर प्लस 0 1 ही रहेगा। फिर ये 2 का स्केयर यानी कि प्लस 2 का स्केयर में से 2 घटा दो, तो 2 का स्केयर कितना हो गया 4, 4 में से 2 गया, आ गया 2। फिर ये करो आप, यहाँ स्केयर कर लिए ना, यहाँ आप फिर क्यूब कर दो, 3 की क्यूब माइनस 3 करो, 3 की क्यूब माइनस 3 करोगे तो कितना आ गया, 3 की क्यूब 9, 9 में से 3 गया, कितना आ गया 6। फिर आगे वही आप 3 हो गया, फिर आप ले लो यहाँ पर 5, ठीक है, 5 लोगे तो 5 की क्यूब माइनस 5 करोगे तो 5 की क्यूब कितना हो गया 125। देखो 6 तो आ गया, यानी कि 21 लाने के लिए क्या करें, यहाँ पर 4 तो मैं स्किप कर दिया भाई, 4 करके देखेंगे एक बार, 4 करके देखो यहाँ पर, 4 का करके देखो यहाँ पर, 4 का क्यूब माइनस 3 का, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। देखो यहाँ आपने, एक मिनट अभी बताते हैं, यहाँ क्यूब करके देख लो एक बार, है ना, थोड़ा सा इनको हम अरेंजमेंट ही करके देखेंगे, अदरवाइज रीजनिंग पावर तो लगानी ही पड़ेगी अपने आप को, अदरवाइज तो ये बनेगी नहीं आपसे, रीजनिंग पावर लगानी पड़ेगी। 1 की क्यूब प्लस 0 करा 1 आ गया, 2 की क्यूब 2 की क्यूब प्लस 0 करा, 2 की क्यूब माइनस 2 किया तो ये आ गया, 3 की क्यूब माइनस 3 किया। अब आप कर लो 4 की क्यूब, 4 की 2 बार आपने, एक बार क्यूब कर लिया, स्केयर कर लिया, फिर क्यूब कर लिया, स्केयर ही कर लो, 4 की स्केयर माइनस 4, तो 4 की स्केयर यानी कि 16, 16 में यहाँ देखो क्या है, 21 है ना, 21 कैसे आएगा ये, 21 कैसे आ सकता है, 5 का स्केयर यानी कि 25, 25 में से 4 घटा दो, 5 का स्केयर माइनस 4 करा, फिर आगे क्या बनेगा, यानी कि करके देखोगे तो कैसे बन रहा है ये भाई मुझे पता नहीं चला है, आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ये कौन सा सीरीज आएगी, और ये शायद ये हमारे पास ये ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ये 87 कैसे बना है ये आप मुझे बता सकते हो, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, पता नहीं चल रहा है कैसे आएगा, मुझे बाद में पता चलेगा तो मैं आपको करवा दूंगी ये वाला क्वेश्चन।
नेक्स्ट भाई 73 का भी थोड़ा सा हमारे पास अलग क्वेश्चन है। आगे देखते हैं एक बार, आगे हमारे पास कैसे क्वेश्चन है। ये बाकी के मैं किसी और क्लास में आपको कंप्लीट करवा दूंगी। 3-4 हमारे पास 8-9 क्वेश्चन और बच गए हैं, थोड़े से लेंदी होते हैं और बाकी की नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।